जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमालय की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, यानी कि जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। ठीक है ना, हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे कि जो हिमालय है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय में ही पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 8,850 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो नेपाल में है। ठीक है, हालांकि वो हिमालय का ही हिस्सा है, भारत और नेपाल दोनों में पड़ता है। और विश्व की सबसे जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत में ही पाई जाती हैं। इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय बहुत छोटा, कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं है। कल हम लोगों ने जिस तरीके से जाना, भूआकृतिक प्रदेश में हम लोगों ने जाना कि भारत के 10% भूभाग पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो आप खुद सोचिए, हिमालय पर्वत भारत के 10% भूभाग पर स्थित है, तो कितनी जगह में ये फैला होगा। ठीक है, पूरे 7 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय। ऊपर से लेकर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और फिर जो आपके नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत, उसमें भी हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आप अंडमान निकोबार देखते हैं, वो भी हिमालय का ही भाग है क्योंकि वो नीचे धंस गया था। ठीक है, तो इसीलिए हिमालय को इतने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बेसिकली इसको बांटा गया है भारत के दृष्टिकोण से। 4 भागों में सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है सबसे उत्तरी भाग है और इसीलिए इसको उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को ही उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है। इन चारों हिमालयों में यदि पूछा जाए कि सबसे ऊंची जो श्रेणियां किस में पाई जाती है, तो वृहद हिमालय या महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु ये क्योंकि मध्य में स्थित है इसके लिए इसको, और ये इसकी जो चोटियां हैं थोड़ी कम ऊंची हैं, इस वजह से इसको लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। फोर्थ है आपकी शिवालिक हिमालय या फिर वहाय हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे बाह्य हिस्सा है, इसीलिए इसको वहाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में शिवालिक हिमालय न देकर वहाय हिमालय भी दे सकता है। इनके उपनामों को भी आप याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय के नीचे नीचे क्या पड़ता है, तराई क्षेत्र, यानी कि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का जो मैदान है वो पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो चलिए, तो देखिए शुरुआत हम लोग ट्रांस हिमालय से करेंगे। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की क्योंकि ट्रांस हिमालय सबसे पहला है और सबसे उत्तर भी भाग है, तो देखिए ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग की श्रेणी है। ठीक है, सबसे, क्योंकि 4 भागों में बांटा है, उसमें सबसे उत्तर में पड़ेगा आपका ट्रांस हिमालय। ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय को जो अधिकांश भाग होता है वो तिब्बत में होने के कारण इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बतियन हिमालय क्योंकि इसका अधिकांश भाग, क्योंकि पर्वत है, प्राकृतिक प्रदेश है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है कि है ना चीन में इतना है और भारत में इतना है, ये प्राकृतिक है। तो आधा जो ट्रांस हिमालय है ये तिब्बत में पड़ता है और आधा ये कहाँ पे पड़ता है, भारत में पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बत में, अधिकांश भाग इसका तिब्बत में पड़ता है, इसीलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाली चोटियाँ और इसकी जो श्रेणियाँ हैं, बहुत सारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो इसकी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की वो है काराकोरम। काराकोरम क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और पहली श्रेणी है काराकोरम, ध्यान रखिएगा। दूसरी है लद्दाख। ठीक है, दूसरी लद्दाख श्रेणी है। पीर पंजाल, पीर पंजाल इसकी श्रेणी नहीं है, ट्रांस हिमालय की मिस्टेक से लिखा गया हुआ। जो पीर पंजाल है ये आपका आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ती है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा ट्रांस हिमालय में पड़ता है, जबकि इसका अधिकांश हिस्सा लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पड़ता है। और चौथी है आपकी जास्कर श्रेणी, 5वीं है कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और कैलाश, इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8,611 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 8,611 मीटर है। किसकी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। जबकि आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो वो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है तो बृहद हिमालय का हिस्सा, लेकिन वो नेपाल में पड़ती है। ठीक है, हिमालय का हिस्सा है लेकिन वो नेपाल में पड़ती है, भारत में एवरेस्ट नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। और ये जो K2 और गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे पाया जाता है? POK वाले हिस्से में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, उस हिस्से में ये पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, तो देखिए K2 और गॉडविन ऑस्टिन, इसको याद रखिएगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है क्या? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम। इस तरीके से, क्योंकि इस हिमालय की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हिमालय पर्वत से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा भौगोलिक प्रदेश है इसलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो एक एक लाइन पर फोकस करिए आप लोग। ठीक है, तो जो K2 है वो कहाँ, किस श्रेणी में पड़ती है? तो वो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में K2 या गॉडविन ऑस्टिन पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। पूरे विश्व में जो सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल उसका है, वो किस हिमालय का हिस्सा है? तो वो भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। एक तो हम लोगों ने इससे पहले K2 देखा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पड़ता है, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब श्रेणियाँ किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये भी देख चुके हैं हम लोग कि ट्रांस हिमालय में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी का नाम भी याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर, हम ग्लेशियरों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सब शुरुआत करेंगे सियाचिन से। सियाचिन ग्लेशियर का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। सियाचिन में हमारी सेना हमेशा 24 घंटे तैनात रहती है। अब सोचिए सियाचिन ग्लेशियर कितने ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पर हमारी सेना इतने ठंडे प्रदेश में कैसे रहती होगी। तो सियाचिन, वियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर आदि ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ट्रांस हिमालय में ये 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो ध्यान रखिए एक ही ताल में, जिसकी सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, इस तरीके से याद कर लेना। आगे देखिए, सिंधु नदी के बारे में जानेंगे, क्योंकि सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से बहती हुई, अच्छा, तो जो सिंधु नदी है वो कहाँ कहाँ से बहती है? जब ये निकलती है हिमालय से, ये तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिब्बत से निकलती है। और ये भारत में ये कहाँ कहाँ बहती है? तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी किसका हिस्सा है? काराकोरम हिमालय का हिस्सा है। और ये जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती हुई है ना, इन दोनों के बीच में बहती हुई बूंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे बड़े बूंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ा जो बूंजी गार्ज है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो वो सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। और किन श्रेणियों के बीच पड़ता है ये? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच ये बूंदी गार्ज पड़ता है, जो सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए जो आपका ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय से ITCSZ, ठीक है, ITSZ याद रखिए, इंडस, सांगपो, सचर दोनों द्वारा अलग होता है। कोई ना कोई ऐसा हिस्सा तो होगा जहाँ से ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से अलग होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसी लाइन होगी, कोई जगह होगी जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता होगा कि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये वृहद हिमालय का हिस्सा है। तो एक लाइन है जिसको क्या कहते हैं? इंडस सांगपो सचर जोन, ये ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय को अलग करती है। इतनी बातें हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में जानी? ट्रांस हिमालय के बारे में जाना हमने, जो कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग था। अब हम लोग पढ़ेंगे वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सदा बर्फ से ढका रहने के कारण वृहद हिमालय को बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वृहद हिमालय है ये ट्रांस हिमालय से भी ऊंचा है और इसीलिए ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बर्फीला हिमालय या हिमाद्री यदि एग्जाम में दे वृहद हिमालय ना देकर, तो आप ध्यान रखिएगा वो वृहद हिमालय के ही उपनाम है। आगे देखिए, ये सिंधु नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नांगशा वर्मा तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये सिंधु नदी का जो गार्ज है, अभी हम लोगों ने देखा कि सिंधु नदी बूंदी गार्ज बनाती है। कौन सा गार्ज बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है सिंधु नदी बूंदी गार्ज। लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में तो बहती है, वहीं ये बनाती है। और
ये जो वृद्ध हिमालय है शुरू कहाँ से होता है, ये सिंधु नदी के वही गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नागचा वर्मा तक फैला हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कई फैक्ट है लोगों को पता नहीं रहता, इसीलिए। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। 8,845 मीटर भी वृद्ध हिमालय में ही पाई जाती है ना। ये ट्रांस हिमालय में नहीं पाई जाती। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें जो वृद्ध हिमालय है इसकी सबसे जो नेपाल, आप तो ये याद रखिए कि जो सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व की माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पाई जाती है, वृद्ध हिमालय का हिस्सा है। 8,850 इसकी वर्तमान में ऊंचाई है। शुरुआत में इसकी ऊंचाई कितनी थी, 8,848। अब क्योंकि हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है और निरंतर इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। आगे अब ये वर्तमान में 8,850 तक पहुंच गई है। धीरे धीरे करके 60, 70 और 1100 तक भी ये पहुंच जाएगी। बहुत ऊंचा हो जाएगा हिमालय। ठीक है, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। और आप लोगों ने भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख, लद्दाख का नाम सुना होगा, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख को अभी क्या हुआ है, यूनियन टेरिटरी में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, भारत में गर्म मरुस्थल भी पाया जाता है और ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है। गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो राजस्थान में पाया जाता है थार का मरुस्थल, और ठंडे मरुस्थल की बात करेंगे तो भारत का जो ठंडा मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं, लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए इसकी चोटियों की बात कर ले तो देखिए वृद्ध हिमालय में पाई जाने वाली चोटियाँ, इसकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो देखिए कंचनजंगा 8,898 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं है सॉरी, मीटर में है। ठीक है, मीटर में याद रखिएगा। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर है। मकालू सबसे ऊंची, ये जो बड़ी सबसे ऊंची हाईएस्ट चोटियाँ हैं ये। ठीक है, मकालू 8,481 मीटर की। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में है ना। कहाँ पे पड़ता है, नंदा देवी में श्योर नहीं हूँ, उत्तराखंड में पड़ता है। जब हम मैप से देखेंगे इसके बाद में, जब ये हमारा ये एक बार हम थ्योरी पढ़ लें फिर इसके बाद हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उसमें हम श्योर करेंगे कि कहाँ पे सब देखेंगे। नंदा देवी कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 7,818 मीटर है। वहीं आप धौलागिरी की बात करेंगे तो 8,172 मीटर है। और नंगा पर्वत की बात करेंगे तो 8,126 मीटर है। ये पूरे विश्व की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं बृहद हिमालय में। ठीक है, बृहद हिमालय की बात करेंगे तो बृहद हिमालय की अधिकांश जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं। सीधी सी बात है, इतनी ऊंचाई पर ये चोटियां हैं तो आप खुद ही सोचिए ना, वहाँ पे तापमान कितना होगा, वहाँ पे तापमान तो एकदम लो होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये बर्फ से ढकी रहती है और यहीं से अधिकांश नदियों का जन्म भी होता है। ठीक है, इनसे ही हम देखेंगे गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और इनकी जो गंगा यमुना की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ना, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती, ये सब क्या है, ये गंगा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो क्या होता है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, गंगा, इनका उद्गम होता है ग्लेशियर से। सीधी बात है, तो ग्लेशियर हमेशा पिघलता रहता है, वर्ष भर पानी बना रहता है। ठीक है, तो इन चोटियों से ही बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय MCT द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है। वहीं हमने देखा कि जो ट्रांस हिमालय है बृहद हिमालय से किससे अलग होता है, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से। वहीं यदि बृहद हिमालय लघु हिमालय से किस श्रेणी के द्वारा अलग होता है, तो MCT का पूरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ही बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से लघु हिमालय खत्म हो रहा है या फिर ट्रांस हिमालय खत्म हो रहा है, आप शिवालिक आ रहा है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा हिमालय है जिसका नाम है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय के बारे में जानेंगे तो लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। जो लघु हिमालय है इसका जो अधिकांश पार्ट कहाँ पे, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो नीचे की ओर धंस गया है ये। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो लघु हिमालय का जो हिस्सा होता है, आगे आके ये सब कहाँ पे आके मिल गए, ये बृहद हिमालय से ही मिल गए हैं। लेकिन शुरुआत में इसकी जो शुरुआत होती है लघु हिमालय की, कहाँ से होती है,
इसकी शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश में, इसका हिस्सा अधिकतम पाया जाता है, और उत्तराखंड में पाया जाता है लघु हिमालय का हिस्सा, ठीक है। तो इसको पुराने नाम से महाभारत श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता था। आगे देखिए, लघु हिमालय की जो ऊंचाई है 4500 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है लघु हिमालय की बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही ऊंचाई है। अब देखिए, कहाँ हमने 8850 किलोमीटर मीटर पढ़ा, सॉरी मीटर, ठीक है, 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। वहीं ये क्या है, 4500, ठीक है, मीटर। तो ये आधा हो चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है लघु हिमालय। और इसकी जो लघु हिमालय की जो ऊंचाई है, ये कम होने के कारण ये पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। आप देखते होंगे जितने बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं। टूरिज्म पे कहते हैं हम उत्तर भारत जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। बहुत सारे जो लघु हिमालय, जितने भी भारत में पर्यटन के स्थान है उत्तर भारत में, सारे के सारे लघु हिमालय में स्थित हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे, यदि स्टेट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, इनको ये पर्यटन देखेंगे। देखिए, अब हम देखेंगे लघु हिमालय में पाई जाने वाली श्रेणियाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें श्रेणी बहुत कम ही पाई जाती है। धौलाधर, धौलाधर का नाम सुना होगा आपने, मसूरी का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, नैनीताल सुना होगा, कुल्लू, कांगड़ा, पीर पंजाल इत्यादि श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यानी कि बहुत कम ऊंचाई है, इसलिए छोटी छोटी श्रेणियाँ पाई जाती होंगी। शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में है ना दार्जिलिंग, ये सब जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब शिवालिक हिमालय में ही पाए जाते हैं। ये सब घूमने के एक टूरिस्ट प्लेस है। लोग यहाँ पे जाते हैं गर्मी के समय में, क्योंकि सर्दी के टाइम में यहाँ पे बहुत तेज़ी से सर्दी पड़ती है, बर्फबारी होती है, इसलिए नहीं जाते। इसलिए बहुत ये हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, अब देखिए, क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है, ये इस पर बर्फबारी भी समाप्त हो जाती है, इसीलिए लघु हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बर्फबारी गर्मी के समय में समाप्त हो जाती है और वहाँ पे छोटी छोटी घास उग जाती है, बहुत सुंदर घास रहती है वो, ठीक है, जिसे उत्तराखंड में बुगलयार या प्यार के नाम से जाना जाता है। और ठीक यही घास जब जम्मू कश्मीर में उगती है तो वह इसको गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग से, और गुगलयार और प्यार से। देखिए, घास एक ही होती है, लेकिन इसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों के जाना जाता है, ठीक है। वही इसी को जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मध्य हिमालय के बारे में जाना। अब हम लास्ट 10 पॉइंट जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में, ठीक है। अब हम शिवालिक हिमालय जो सबसे लास्ट भाग है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। वही सबसे उत्तर भाग कौन सा था, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर तीसरा अभी हमने जो पढ़ा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर लास्ट जो दक्षिण में है, दक्षिणतम भाग है कौन सा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो देखिए, शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच घाटियाँ भी पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी देखी हमने जब भी लघु हिमालय की, क्योंकि पर्यटन का विकास हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई बहुत कम है, 1500 के आसपास, 1500 मीटर से 1500 से 1700 मीटर के आसपास शिवालिक हिमालय की ऊंचाई है, बहुत कम ऊंचाई है इसकी। और इसीलिए ये जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच छोटी छोटी घाटियाँ पाई जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। और इन घाटियों को क्या कहा जाता है, इन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। इन घाटियों को दून और द्वार के नाम से इसलिए हम कहते हैं ना, देहरादून का नाम सुना होगा आपने, हरिद्वार का नाम सुना होगा, ठीक है। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है। हरिद्वार, ये सब वहीं पर पड़ते हैं। आपने केदारनाथ और बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, ठीक है, जो आपके जो मंदिर हैं हिंदू धर्म में, जो केदारनाथ बद्रीनाथ धर्म स्थल है, शिवलिंग है वहाँ पे। इसके बाद आपने बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है वहाँ से, इन श्रेणियों से, ठीक है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। आगे देखिए, शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है पाकिस्तान के पोद्वार बेसिन से लेकर असम की दिहांग नदी तक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो शिवालिक हिमालय है इसका विस्तार शुरुआत कहाँ से होती है इसकी तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान के पोद्वार से शुरुआत होगी और असम की दिहांग नदी, आपने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना होगा, जो कि तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करेगी। और दिहांग किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है दिहांग, ठीक है, दिहांग। तो ये किसकी सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यहीं तक क्या पाया जाता है, शिवालिक का विस्तार पाया जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो पूर्वोत्तर भारत में जितने भी श्रेणियाँ पाई जाती हैं छोटी छोटी, उनके बारे में, ठीक है। तो दिहांग नदी तक आज हम लोगों ने देख लिया। देखिए, शिवालिक हिमालय उत्तरी भारत के मैदान से HFF यानी कि हिमालय
फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिक हिमालय के नीचे क्या है, तो आप देखेंगे गंगा का जो मैदान है, गंगा यमुना और इनकी जो सहायक नदियां हैं गंगा यमुना की, इनका जो मैदान है, इनसे जो मिट्टी लाई जाती है या फिर कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, इनका मैदान पाया जाता है। तो पता कैसे चलता है कि जो शिवालिक हिमालय है वो जो गंगा यमुना के मैदान से अलग होता है, तो इसके द्वारा HFF यानी कि हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ये पता कैसे चलता है, तो हम देख ही चुके हैं कि शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय को कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, मैप के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर स्थित है। देखिए आप ये मैप देख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारे हिमालय का मैप है, जो हिमालय का जो प्रकार, इसमें ये कोई पॉलिटिकल सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, ये हम केवल प्राकृतिक देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रांस हिमालय, जो कि सबसे उत्तर में था। ये देखिए ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर आ गया ये आपका वृहद हिमालय, ये नेपाल से यहाँ से शुरुआत हो जाता है। फिर है ये शिवालिक हिमालय की श्रेणियाँ, और ये लास्ट में है शिवालिक हिमालय के बाद ये गंगा यमुना का मैदान आ जाता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको, ये गंगा यमुना का मैदान आ जाता है, जो ये यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी, क्योंकि ये देखिए ये नेपाल है, ये देखिए यहाँ से ये भारत की सीमा तो आपको दिख ही रही होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे POK क्या है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान का वो हिस्सा जो हमारे भारत का वो हिस्सा जो हमारे कब्जे में अभी नहीं है, जिस पर किसने, चाइना ने कब्जा कर रखा है वर्तमान में। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है क्या, K2। तो देखिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी ये रही K2, ये K2 या गॉड बेनास्टिन 8611 मीटर है। ठीक है, वहीं इसके नीचे ये किसका भाग है, तो ये देखिए काराकोरम से पर्वत श्रेणी, ये इसकी छोटी छोटी ये श्रेणियाँ चोटियाँ पाई जाती। ये देखिए ये ट्रांस हिमालय से ये वृहद हिमालय, यहाँ आके सारे के सारे हिमालय ये वृहद हिमालय से लग जाते हैं, यहाँ के एकदम सिकुड़ जाते हैं, यहाँ पतला हो जाता है हिमालय, आप देखेंगे मैप में। इसके बाद देखिए इसकी जो श्रेणियाँ हैं वृहद हिमालय की, देखिए दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये 8598 मीटर है। ये भारत में ये देखिए जिस तरीके से हम क्या कहते हैं, K2 क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अभी कभी आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे है, और ये सिक्किम में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है यहीं पे नेपाल में, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। इसके बाद ये मकालू है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये उत्तराखंड में पड़ती है। ये यहाँ से ये क्या है, ये नेपाल का हिस्सा है पूरा, ये आपको पतली सी लाइन दिख रही होगी, ये नेपाल का ही हिस्सा है। फिर ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी पड़ता है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो छोटे छोटे ये वृहद हिमालय का हिस्सा पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस है ना। और ये जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है इसकी, ये नेपाल और उत्तराखंड और ये सिक्किम, इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पाई जाती है। फिर ये आ जाता है आपका भूटान, ये आपका सिक्किम है, इसके बाद भूटान। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है। कुनलुन पर्वत श्रेणी देखिए इधर से, क्योंकि ये सारा जो हिस्सा मैंने लिख रखा है ये कहाँ का है, ये चाइना का है। तो इधर चाइना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत सारी श्रेणी है, लेकिन हमें केवल भारत के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, भारत के परिक्षेप में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल भारत की पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर से देखिए तिब्बत से ये कुनलुन पर्वत श्रेणी आ रही है, उसकी छोटी छोटी चोटियाँ हैं। ठीक है, और ये कुनलुन पर्वत श्रेणी कहाँ पे, यहाँ पे आ गई है। और इधर आप ये जो नाम देख रहे होंगे हिंदूकुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये हिंदूकुश पर्वत श्रेणी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, और ये यहाँ पे आ गई है। और ये इधर से हमारी क्या जा रही है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये देखिए इतनी ही काराकोरम का जो भाग है इतना ही पड़ता है भारत में, और बाकी का ये तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों आके यहाँ पे मिल जाती है, काराकोरम मिल रही है, फिर ये कुनलुन देख रहे होंगे आप, ये मिल रही है, और इधर से हिंदूकुश पर्वत श्रेणी, ये तीनों एक ही जगह जाके मिलती हैं। ये नहीं, इसको क्या कहते हैं, पामेर की ग्रंथि, पामेर की। अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हिंदूकुश पर्वत श्रेणी जा रही है, ये ट्रांस हिमालय, ये आपका काराकोरम जा रहा है। ठीक है, ये पामेर की ग्रंथि कुनलुन पर्वत श्रेणी के मिलने के बाद ये आपके मिल रही है। ठीक है, ये बाकी सब चोटियाँ हैं। एक बार हम इसको प्राकृतिक मैप में भी देखेंगे। देखिए हम लोग ये एक और मैप के माध्यम से देखते हैं,
तो देखिए कुनलुन पर्वत श्रेणी जा रही है और ये आप देख रहे होंगे ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये सभी जाके यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। ये आपको सबसे पहले भारत का मैप देखिए, ये इधर से जा रहा है, ये भारत की सीमा आपको ठीक तरीके से शायद दिख रहा हो। और इधर ये तिब्बत का पठार है चीन में, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये पीर पंजाल, धौलागिरी, शिवालिक, ठीक है। आगे देखिए ये हमने छोटा छोटा देखे, नंदा देवी है, फिर इसके बाद ये देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है ना। ये आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा होगा, ये 8,846, ये कंचनजंगा दिख रहा होगा 8,000 इसके आसपास 5,900, ठीक है, 8,598 मीटर। तो ये है आपका। फिर इसके बाद जो हिमालय है हमारा, देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से चल गया है, ठीक है। और ये लास्ट में ये आपका पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं, इनको बाद में देखेंगे। और ये आज केवल आप इन पे फोकस रखिए, ठीक है। इनको देखिए, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, है ना। और ये है भारत का सबसे, जो आप कह सकते हैं मुकुट, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये सारी श्रेणियाँ हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।